Hello everyone. We are studying about the new economic policy which was launched in 1991 by our Honorable Prime Minister P.V. Narasimha Rao and Finance Minister Dr. Manmohan Singh. LPQ was converted as LPG. LPQ licensing परमिट और कोटा पॉलिसी को चेंज करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लाया गया था। लिबरलाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था वो सभी फैक्ट्रीज या वो सभी सेक्टर्स जहां पर केवल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट थी उनको चेंज करके उनकी ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। इट मे हैपन इन टू वेज। दो तरह से सरकार ने ये किया या ऑनरशिप को चेंज किया। पहला, सरकार ने डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट फर्म्स जो थी उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो थे उनको बेच दिया गया। और दूसरा कि सरकार ने अपना शेयर जो है वो बेच दिया या कुछ पार्ट जो है वो पीएसयू का बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थी वो ज्वाइंट सेक्टर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर का और कुछ शेयर जो है वो पब्लिक सेक्टर का। लेकिन एक ऐसा समय आया जब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर था वो 47 फर्म्स ऐसी थी जहां पर की शेयर 51 से 100% तक प्राइवेट हाथों में आ गया, ताकि मैनेजमेंट बढ़िया अच्छा हो सके और प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन वाज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। नॉट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड। क्यों जरूरत महसूस हुई निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया? बिकॉज ये कारण थे जिनकी वजह से निजीकरण की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान। आपको याद होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया था और सरकार ने रियलाइज किया कि सरकार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करे, यानी कि सरकार अपने पैसे से इंडस्ट्रीज को, हैवी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करे ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। The Industrial Policy Resolution 1956 clearly and categorically stated the significance of PSEs in the process of growth and development. 1956 में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि कैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं वो जरूरी हैं अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। Doubtless it was on account of the spread of PSUs that India could diversify its industrial base between the period 1951 to 1991. Also, it was an account of the spread of PSUs that the Indian economy underwent a structural transformation. जैसे जैसे PSUs इंक्रीज हो रही थी, पब्लिक सेक्टर फर्म्स इंक्रीज हो रही थी, वैसे वैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा था। पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार था लेकिन विकास नहीं था, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो लगातार ग्रो कर रहा था और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रोजगार के साधन ज्यादा उपलब्ध थे। इंडस्ट्री ऑफ जीडीपी PSUs gave us Navratnas, 9 jewels of the Indian industry besides a host of mini Ratnas। और इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी गवर्नमेंट ने उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांट दिया, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न। महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास, 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर उनको बांट दिया गया, जो जैसा प्रोडक्शन कर रहा था उसके अकॉर्डिंग और साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बेस पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टर्न्ड इनटू ए डेड वेट लॉस। धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं वो घाटे का सौदा बनने लगी, वो एक सोशल लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि अधिकारी जो थे वो भ्रष्ट थे, करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लगातार बढ़ती जा रही थी,
जो क्योंकि उसमें क्लास वन ऑफिसर्स की नियुक्ति होती थी, तो हर जो जो पॉलिटिशियन है वो ऐसी फर्म्स में अपने जानकारों को बिठाना चाहता था। माउंटेनिंग लॉसेज ऑफ पीएसयूज बिकम अनसस्टेनेबल। माउंटेनिंग लॉसेज, विशाल काय जो लॉसेस थे उनकी वजह से स्थिति जो है वो अनसस्टेनेबल हो गई थी। लीकेज, पिल्फरेज, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन हैड बिकम एन रैम्पेंट in PSUs that their privatization was considered as the only remedy. लीकेज यानी कि जो पैसा सरकार ने लगाया था उसका भुगतान नहीं हो रहा था, यानी कि उसका बेनिफिट सरकार को नहीं मिल रहा था। ये पीएसयू जो पहले प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनी थी अब वो लॉस देने वाली कंपनी बन गई। जो एसेट थी वो एक लायबिलिटी बन गई और प्राइवेटाइजेशन ही इसकी एकमात्र औषधि बची थी, दवाई बची थी। Accordingly, in 1991, the government decided to phase out public enterprises by selling its equity to the private entrepreneurs. Privatization was to replace public ownership of a large number of enterprises. Accordingly, in 1991, सरकार ने ये निश्चय किया कि पब्लिक एंटरप्राइजेस जो हैं उनके इक्विटी को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेच दिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन वाज टू रिप्लेस पब्लिक ऑनरशिप की बजाय प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा ऑफ ए लार्ज नंबर, और इसीलिए बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर फर्म थी उनको निजीकरण का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। However, in view of their efficient performance, Navaratnas were to be retained as a public sector enterprises. Indeed, the government has decided to upgrade their functional freedom with a view to enhancing their competitive strength. Obvious gains and imperative losses of privatization. प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या फायदे और नुकसान थे? प्राइवेटाइजेशन implies supremacy of self interest over social interest. No doubt, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ना कि सोशल इंटरेस्ट। वो अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, ना कि समाज के फायदे के बारे में। When सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल द एंटरप्रेन्योर्स वर्क विद 100% कमिटमेंट। जब सेल्फ इंटरेस्ट होता है तो एंटरप्रेन्योर जो वो 100% कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। एंड एफिशिएंसी बिकम्स द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल, और आपकी योग्यता ही आपके सर्वाइवल की कंडीशन बन जाती है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, 100% देंगे तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज आपकी छुट्टी। अब जब वर्कर्स 100% देंगे तो नो डाउट प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, हाई। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू वर्क इन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो इसे उम्मीद की जा रही थी कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करेंगे, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ने की वजह से अपग्रेड होगी, टेक्निक्स अच्छी आएंगी और मॉडर्नाइजेशन होगा। दीज आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए टेक्निक का अपग्रेड होना जरूरी है। जितनी ज़्यादा टेक्निक बेहतर होती जाएगी उतना ही प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा और उतनी ही कॉस्ट भी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब मोबाइल फ़ोन्स आए तो वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, धीरे धीरे टेक्निक्स डेवलप हुई, मोबाइल फ़ोन सस्ते लगे, लैपटॉप्स शुरू में पीसीज आए, बहुत महंगे थे, फिर उसका सब्स्टिट्यूट लैपटॉप आया और लैपटॉप का सब्स्टिट्यूट अब टैबलेट आ गया, टैबलेट से भी सस्ता आपको लार्ज स्क्रीन का फ़ोन भी मिल जाता है जो एज ए कंप्यूटर आपका काम करेगा। अब तो कीपैड भी अलग से आते हैं। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्शन। निजीकरण के कारण लोगों को अलग अलग किस्म के उत्पाद मिलेंगे। अनलाइक पीएसयूज, प्राइवेट एंटरप्राइज इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट। पीएसयू के बजाय प्राइवेट जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। दीज आर यूज फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। These are used for expansion and diversification of production. MNCs are a testimony to the fact that private sector enterprises are capable of redefining the benchmark of growth. MNCs, multinational corporations, are a testimony to the fact that private sector enterprises are capable of redefining the benchmark of growth. Consumer sovereignty means that production of goods and services is determined by the consumer's choice. कंज्यूमर्स की प्रायोरिटी प्राइवेटाइज सेक्टर के अंदर, प्राइवेटाइजेशन में कंज्यूमर्स प्रायोरिटी होता है, यानी कि
प्रोड्यूसर उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा जो जिसमें कि उसको फायदा होगा, जिसकी कंज्यूमर डिमांड करेंगे। कंज्यूमर जिस चीज़ की डिमांड करेगा प्रोडक्शन उसी चीज़ का ही ज़्यादा होगा। कंज्यूमर इज सवर्जन एज इट इज अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस एंड प्रेफरेंसेस दैट द प्रोड्यूसर्स डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। Privatization promotes consumer sovereignty. Higher degree of consumer sovereignty implies wider choice. जितनी ज़्यादा consumer sovereignty होगी उतना ही कंज्यूमर के पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी, क्योंकि हर प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि उसको मैक्सिमम मार्केट शेयर मिले और उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएगा। इम्पेरेटिव लॉसेस, लॉसेस क्या थे प्राइवेटाइजेशन के? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी in which social interest is accorded top priority is left to survive only as theoretical possibility. It loses its practical relevance. जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो प्राइवेट हाथों को बेच दी गई, वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गई। और सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर जब सेकेंड 5 ईयर प्लान में फोकस करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था, अब वो मोटिव खत्म हो चुका था, सोशल इंटरेस्ट की अब कोई जगह नहीं रह गई थी। इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, जो कंपटीशन में रहेगा केवल वही सर्वाइव कर सकता है। प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। निजीकरण की वजह से मार्केट फोर्सेस जो हैं वो बढ़ने लगी, बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव द मींस टू बाय देम। व्हेन प्राइसेस राइजेस in a system driven by the free play of market forces, weaker section of the society, क्योंकि varieties अवेलेबल थी लेकिन चीजों के प्राइसेस जो हैं वो मिडिल क्लास या हायर क्लास को लेकर चीजें बनाई जा रही थी, तो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो था उनके लिए कोई चीजें नहीं थी। दूसरा इसका इफेक्ट आम लोगों के जीवन पर भी आने लगा। इसका एक इंसिडेंस हमारी बुक में दिया हुआ है, सरसला ट्रेजेडी। सरसला ट्रेजेडी क्या थी? आंध्र प्रदेश के एक गाँव में, जो कि बुनकरों का गाँव था सरसला, वहाँ पर हैंडलूम यूनिट्स थी जहाँ पर कि ज़्यादातर काम जो है वो वर्कर्स हाथ से करते थे, वीवर्स हाथ से कपड़ा बुनते थे। लेकिन जब सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया और पावर के प्राइसेस, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया और प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण जो प्रॉफिट था वो लगातार कम होता गया और अल्टीमेटली जो ये वीवर्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले, या यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो लॉस में आ गई। एज ए रिजल्ट लगभग 50 वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसी ट्रेजेडी को सरसला ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा प्राइवेटाइजेशन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स, या हम कहें 1991 की जो पॉलिसी कामयाब हुई उसका मेन कारण ही ग्लोबलाइजेशन है। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो आज हमें मल्टी ब्रांड चीज़ें ना मिलती। हम जो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वो आज हमारी मार्केट में अवेलेबल ना होते। हम जो इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल ना होते। ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस associated with increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy. Economic reforms at the integrating the Indian economy with the global economy. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये था, जब एक देश दुनिया के अलग अलग देशों के साथ व्यापार करता है तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक गांव के रूप में कन्वर्ट हो चुकी थी, क्योंकि हर देश किसी ना किसी रूप में दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा था और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स aim at integrating the Indian economy with the global economy. Economic reforms aim at the integrating the Indian economy. As a result, there will be an unrestricted flow of goods and services, technology and expertise between India and the rest of the world. Particularly, it is expected that capital and technology will flow from developed countries of the world towards India. Particularly, it is expected that ये विचार किया जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो नो डाउट पूरी दुनिया से कैपिटल और टेक्निक दोनों ही जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल और टेक्निक भारत की तरफ आएगी, यानी कि हमें भी नई टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगी।
पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन को लेकर क्या क्या नीतियां थी भारतीय अर्थव्यवस्था में। पहला, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया गया था। पहले एक लिमिटेड मात्रा में ही फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन नई पॉलिसी के कारण ये लिमिट खत्म हो चुकी थी। लगभग 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहां पर कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, वो भी 51% से लेकर 100% तक। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज have also been allowed foreign capital investment up to 100%। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेज जो थे 100% तक भारत में इन्वेस्ट कर सकते थे। However, Foreign Exchange Management Act has been enforced. Compliance to FEMA has been accorded high priority. Partial convertibility, tariff barriers को हटा दिया गया था। Tariff barriers mainly refers to the barriers on import through highly import duties। इंपोर्ट के ऊपर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज होती है, वो टैरिफ बैरियर्स में काउंट होता है हमारा, लेकिन टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया गया, यानी कि टैक्सेस को कम कर दिया गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। एज ए रिजल्ट हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो गए। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी हैज बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस: इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, payment of interest or dividend on investments, remittance to meet family expenses. It is called partial convertibility because it does not cover capital transaction. Long-term trade policy in conformity with economic reforms. Foreign trade policy is enforced for a longer duration, nearly 5 years, implying that it is a liberal policy. Economic reforms जो है foreign trade policy के ऊपर लंबे समय तक के लिए ये नई आर्थिक नीति को शुरुआत की गई, इम्प्लाइंग दैट इट इज ए लिबरल पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। इस नीति के अंतर्गत जितने भी रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल्स थे विदेशी व्यापार पर उनको हटा दिया गया। ओपन कंपटीशन इज एनकरेज, ओपन कंपटीशन को बढ़ा दिया गया। bearing some specific goods, most goods are traded free of restrictions. Reductions in tariffs. In order to encourage competitiveness, tariff barriers have been withdrawn on most goods traded between India and rest of the world. Withdrawal of quantitative restrictions. Since 2001, the quantitative restrictions on all import items have been totally withdrawn. 2001 तक तो जितनी भी import items थी उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से हटा लिया गया। दिस इज कंफर्मिटी विद इंडियाज कमिटमेंट टू द WTO। ऐसा किया गया क्योंकि भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही कमिटमेंट किया था कि हम 2001 तक इंपोर्ट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कि LPG के क्या गुड और बैड इफेक्ट्स रहे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा, LPG की वजह से ना केवल लिबरलाइजेशन हुआ, हमारे देश में उद्योगों का स्तर बढ़ने लगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगी, सब्सिस्टेंस से हम कमर्शियल पे आ गए और विदेशी कंपनियां जो हैं वो लगातार भारत में इन्वेस्ट करने लगी क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर अवेलेबल था। वर्ल्ड रिसोर्सेज का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाने लगा। पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट में कन्वर्ट होने के कारण प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी, इनकम सोर्स बढ़ने लगे और इसके साथ साथ लोगों की आय बढ़ने लगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होने लगा और तीसरा ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें दुनिया भर से सस्ते दामों पर चीजें अवेलेबल होने लगी। तो गुड और बैड इफेक्ट्स क्या रहे ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट के अंदर कि जब नई LPG पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो उसके क्या क्या अच्छे प्रभाव थे और क्या क्या बुरे प्रभाव थे, ये हम पढ़ेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि कोई भी चीज जो होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं। हमने इसमें बायलैटरल और मल्टीलैटरल दो टर्म्स पढ़ी। बायलैटरल क्या होता है,
बायलैटरल ट्रेड होता है एग्रीमेंट रेफर्स टू द ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री, जब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो कहलाता है बायलैटरल। जब दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है ट्रेड एग्रीमेंट वो कहलाता है बायलैटरल एग्रीमेंट। और जब एक देश का एक से ज्यादा देशों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसे कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट रेफर्स टू द trade agreement of one country with many countries of the world, और these are trade agreements among many countries of the world। यानी कि ट्रेड जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो ज्यादा देशों के बीच में होता है और बायलैटरल एग्रीमेंट केवल दो देशों के बीच में ही होता है।